पृथ्वी की सतह निरंतर बदलती रहती है, जिसमें बृहद क्षरण एवं मृदा निर्माण इसमें महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं। तो मेरा नाम है राम कुमार सोनी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 5 और टॉपिक नंबर 3। इसमें अपन पढ़ेंगे कि बृहद क्षरण, इसको अपन बोलते हैं मास मूवमेंट। बृहद क्षरण क्या है? बृहद क्षरण क्या होता है कि किसी भी पर्वत से मलबा किस प्रकार नीचे आ रहा है, इसको बोलेंगे अपन बृहद क्षरण। ये दो प्रकार से होते हैं, एक तीव्र होता है और एक स्लो प्रकार से होता है। और मृदा निर्माण तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक कि मृदा का निर्माण कैसे होता है और इसको किस किस प्रकार के तत्व प्रभावित करते हैं, इस अध्याय में अपन इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले है बृहद क्षरण या मास मूवमेंट। बृहद क्षरण क्या होता है? तो सीधा से अर्थों में समझें कि पर्वतीय ढाल से यह पर्वतीय ढाल है, जैसे कि यह पर्वतीय ढाल से मलबा का नीचे आना, पर्वतीय ढाल से मलबा का नीचे आना, इसको क्या कहेंगे? इसी को बोला जाता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट। अब यह मास मूवमेंट दो प्रकार से हो सकता है। पहला है तीव्र, दूसरा है मंद। जैसे कि आपने नाम सुना होगा भूस्खलन। भूस्खलन एकदम तेजी से, जब बहुत तेजी से मलबा किसके साथ, बहुत तेजी से मलबा बाढ़ के पानी के साथ नीचे आए, जिससे रोड और बहुत सारी मानवीय गतिविधियां सारी नष्ट हो जाए, उसको कहेंगे अपन भूस्खलन। और सोइल क्रीपिंग, जैसे कि मृदा धीरे धीरे, मृदा का नीचे नीचे सरकना, धीरे धीरे सब 10,000 साल 20,000 साल धीरे धीरे मृदा धीरे धीरे नीचे आए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको भी अपन कहेंगे बृहद क्षरण। लेकिन ये बृहद क्षरण कैसे हो रहा है? ये हो रहा है स्लो। और इसकी विस्तृत से व्याख्या की जाए तो यह है सिंपलिंग। ये कोन टाइड बन गए, कोन के आकार का, धीरे धीरे मलबा गिरता गिरता मलबा यहाँ पर एक शंकु के रूप में जमा, कोन के रूप में जमा हो जाता है। अब अपन इसमें देखते हैं क्या कहना क्या चाहता है पीपीटी। सेलों का मलबा छोटे छोटे या बड़े बड़े रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे मंद या तीव्र गति से स्थानांतरित होता है, तो उसे बृहद संचलन कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्लस वर्षा जल उसमें मिल जाने से तो मलबा वो हो जाएगा, मतलब कि स्नेहक हो जाएगा। मलबा में जब जल मिल जाएगा तो उसको फिसलन की और अच्छी सतह मिल जाएगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब पहाड़ी ढाल से मलबा नीचे की ओर खिसक सकता है, तो उस पर उसको बोलते हैं मास मूवमेंट या बृहद क्षरण। तो यह मलबा दो प्रकार से नीचे की ओर सरकता है, पहला तीव्र गति के साथ और दूसरा मंद गति के साथ। यदि मलबा बहुत तीव्र गति के साथ पानी के साथ नीचे खिसकता है तो अपन उसको बोलेंगे भूस्खलन, जो पर्वतीय इलाकों में बहुत अधिक होता है। जैसे कि केदारनाथ में सन 2013 में जो बाढ़ आई थी, वो किसका उदाहरण है? वह भूस्खलन का उदाहरण है। सेकंड नंबर पर है मंद, जो बहुत धीरे धीरे मिट्टी खिसकती है, इसको बोलते हैं अपन सोइल क्रीपिंग, यानी मृदा का धीरे धीरे ऊपर से नीचे सरकना ही क्या है? मास मूवमेंट है। आगे देखते हैं बृहद संचलन की सक्रियता के पीछे कार्य करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक इसके पीछे कार्य करते हैं? बृहद संचलन की सक्रियता के पीछे अनेक कारक कार्य करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अब अपन देखते हैं कि बृहद क्षरण कैसे कैसे किन किन प्रकार से होता है। सबसे पहले प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटना, जैसे कि ये कोई माउंटेन है, इस माउंटेन पर यहां पर ये चट्टान है,
अब यह चट्टानें किसी इस आधार चट्टान से टिकी हुई हैं। अब यह जब आधार चट्टान किसी मानवीय गतिविधि के कारण, खनन के कारण, या मानवीय जैसे कि पेड़ों की कटाई कर रहा है, या सोइल क्रीपिंग हो रही, या यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो किसी भी प्राकृतिक या मानवीय गतिविधि के कारण इस आधारभूत चट्टान का अपने स्थान से नीचे हट जाएगा। अब ये चट्टान हट जाएगी तो यह जो मलबा है, यह सब मलबा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर मानव की बस्तियां रहती हैं, जो यह मलबा मानव की बस्तियों को तक खत्म कर देगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि भूस्खलन कैसे हुआ है। भूस्खलन प्राकृतिक गतिविधियों से भी हुआ और भूस्खलन मानवीय गतिविधियों से भी हुआ। दूसरा है ढालों की प्रवणता और ऊंचाई में बढ़ोतरी। अब दूसरी बात यह भी है कि ढाल और ऊंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक ये जैसे कि जमीन है, जमीन, एक ये माउंटेन है और एक यह माउंटेन है। यह दो माउंटेन है, इसकी ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई अधिक है। इसकी ऊंचाई अधिक है और इसका ढाल, इसका जो ढाल है, ढाल कम है और इसका जो ढाल है, जो इसका ये ढाल है, इसका ढाल अधिक है। तो अपन यह देखें, यहां से जब कोई मलबा का स्थानांतरण नीचे की ओर होगा तो वह धीमी गति से होगा और इसकी ऊंचाई भी कम है, तो यहाँ पर जो क्षति होगी, मानवीय गतिविधियां जो क्षति बहुत कम होगी। जबकि यहाँ से जो मलबा का स्खलन होगा, या ऊपर से नीचे जब मलबा बहुत तेजी से नीचे आएगा तो यह बहुत तीव्र गति से आएगा। यहाँ पर जो मानव बस्ती बनेगी, यहाँ इसको बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएगा। तो इसमें कहा गया है ढालों की प्रवणता मतलब होता है ढाल, और ऊंचाई में बढ़ोतरी मतलब कि जितनी ऊंचाई अधिक होगी उतना ही मलबा तेजी से नीचे की ओर आएगा, और जितनी ऊंचाई अधिक होगी और जितना ढाल तीव्र होगा उतनी ही तेजी से मलबा नीचे की ओर स्थानांतरित होगा, और जितनी ऊंचाई कम होगी और ढाल कम होगा तो उतनी ही धीरे धीरे तरीके से मलबा नीचे की ओर स्थानांतरित होगा। अब तीसरा कारक है पदार्थों के प्राकृतिक या कृत्रिम भराव के कारण पैदा अतिभार। जैसा कि यह पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर मनुष्यों के द्वारा घर बना दिए गए। यहां पर जो पेड़ थे, पेड़ों को काट दिया गया। यहां पर जो मनुष्यों के द्वारा बहुत अधिक घर बना दिए गए, तो यह अधिक भार के कारण यह सतह नीचे की ओर धीरे धीरे सरकने लगेगी। तो कभी ऐसा होगा, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा हुई तो वर्षा के साथ यह पूरा का पूरा ही नीचे बह जाएगा, तो पूरा का पूरा क्षेत्र ही नीचे बह जाएगा। तो इससे मानवीय गतिविधियों को बहुत अधिक नुकसान लगेगा। और यह है अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति तथा ढाल से पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार। इसका मतलब यह है जैसे कि यह कोई पर्वतीय क्षेत्र है। इस पर्वतीय क्षेत्र में यहां पर ये मलबा क्षेत्र है, यहां पर बहुत अधिक मलबा पाया जाता है। मलबा मतलब है कि सेल खंडों के टुकड़े, यहां पर बहुत अधिक मलबा है। जब यहां से ये बारिश होगी तो इस मलबे के साथ पानी भी मिक्सचर हो जाएगा। इस मलबे के साथ पानी मिक्सचर, अब ये मलबा पानी बहुत तेजी से नीचे की ओर आएंगे, बहुत तेजी से। इसी प्रकार इस यहाँ पर बहुत तेजी से नीचे की ओर आएंगे, और यहाँ पर जो मानव बस्तियां हैं इनको बहुत अधिक
से नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या है, मलबा अगर नीचे आए तो कम नुकसान है, यदि मलबा के साथ पानी भी, बाढ़ का पानी भी नीचे आए तो अब ये ज्यादा तेजी से नीचे क्यों आएगा, क्योंकि इसको एक चिकनाई सतह मिल जाएगी। जैसे कि एक अपन मलबा बहा दे और पानी के साथ मलबा बहा दे, तो पानी के साथ मलबा या पानी के साथ कीचड़ बहुत अधिक दूर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पानी की मौजूदगी मिल गई, उसको एक तरल, एक चिकनी सतह मिल गई, जिसके कारण से अधिक क्षति हुई, अधिक नुकसान होगा। आगे, मूल ढाल की सतह पर पदार्थ अथवा भार हटना। जैसे कि कोई पर्वत है, पर्वत पे यहाँ पर चट्टान को हटा दिया जाए तो भी भूस्खलन हो जाएगा। और भूकंप आना, स्वाभाविक है कि भूकंप से टेक्टोनिक गतिविधि के कारण सबसे ज्यादा मलबा स्खलन होता है। जैसे कि हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक मलबा स्खलन क्यों होता है? हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक मलबा स्खलन इसलिए होता है क्योंकि वहां पर अधिक भूकंपीय जोन है, वहां पर अधिक सक्रिय प्लेट हैं। इस कारण से प्लेटें खिसक जाती हैं और मलबा ऊपर से नीचे बह जाता है और बहुत अधिक मात्रा में क्षति पहुंचती है। विस्फोट अथवा मशीनों का कंपन, लगातार मानवीय गतिविधियों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में वनों को काटा जाना, लगातार सुरंगों का खोदा जाना, इस प्रकार से कंपन से भी बहुत अधिक मलबा या बहुत अधिक भूस्खलन का खतरा रहता है। तो लगातार अभी देख रहे हैं कि उत्तराखंड, उत्तरकाशी, चारों धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पर लगातार बहुत अधिक मात्रा में सुरंगें खोदी जा रही हैं, बहुत अधिक मात्रा में वनों को काटा जा रहा है। जब जैसे कि यह पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं, यह पेड़ जो जमीन है, जमीन की जो मिट्टी है उनको पकड़े रखती है। जब इन पेड़ों को काट दिया जाता है, जब इन पेड़ों को काट दिया जाता है तो यह पेड़ जमीन को या मिट्टी को पकड़ नहीं पाते, इनको छोड़ देते हैं, जिस कारण यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है। वर्षा के कारण यह मिट्टी पूरी खराब हो जाती है। तो इससे क्या, इसको अपन मिट्टी का कटाव भी कहते हैं। मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को बहुत अधिक नुकसान लगता है पेड़ों की कटाई के कारण। प्राकृतिक वनस्पति की अंधाधुंध कटाई, जैसा कि मैंने बताया, लगातार प्राकृतिक वनस्पति की लगातार कटाई होती जा रही, जिससे मृदा का क्षरण हो रहा है, मृदा बहती जा रही है, पानी के साथ उपजाऊ मृदा पूरी ऊपर की बह जाती, नीचे कंकड़ पत्थर, ककरीली मृदा शेष रह जाती है। अब अपन देखेंगे तीव्र संचलन प्रक्रिया। बृहद मास मूवमेंट एक स्लो होता है, एक रैपिड होता है। अब तीव्र किस प्रकार की गति से होता है, कौन कौन सी प्रक्रिया तीव्र में? आर्द्र जलवायु में मंद या तीव्र वनस्पति विहीन ढालों पर जलयुक्त मिट्टी अथवा गाद का तेजी से खिसकना ही तीव्र संचलन कहलाता है। जैसे कि अपन ने ये देखा कि उत्तराखंड का उदाहरण लिया जाए भारत में, तो उत्तराखंड में पर्वतीय ढालों पर बहुत अधिक, जैसे कि ये पर्वतीय ढाल है, यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा हुई। अब वर्षा के पानी के कारण जो यहाँ पर मलबा है, जो यहाँ पर मलबा है, यह मलबा पानी के साथ या मड के साथ बहुत अधिक तीव्रता से नीचे आएगा और यहाँ पर जो घाटियों में जो मकान बने हैं, जो मानव बस्तियां, उनको बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाएगा। इसी को अपन कहेंगे तीव्र संचलन। इसमें क्या है, वनस्पति विहीन, यहाँ पर पेड़ों को पूरी तरह काट दिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि लगातार विकसित बनने के चक्कर में वनस्पति, पेड़ों को वनस्पति विहीन करा जा रहा है, जिससे यह समस्या जलयुक्त मिट्टी अथवा गाद का तेजी से खिसकना, यह समस्या सामने आ रही है। यह प्रक्रिया कई तरीके से होती है। अब इनके देखो, सबसे पहला है मृदा प्रवाह, सोइल फ्लो। जब संतृप्त चिकनी मिट्टी बगाद पहाड़ी ढाल के सहारे नीचे की ओर संचलित होती है, मृदा प्रवाह कहलाता है। सीढ़ी बनते हुए जब यह पदार्थ सांप की तरह नीचे खिसकती है तो इसको अपन मृदा प्रवाह। अब जो मृदा प्रवाह बहुत स्लो तरीके होती है, जैसे कि पहले यहाँ पर ये कोई मिट्टी है, फिर यहाँ पर कोई मिट्टी है, यहाँ पर धीरे धीरे यह मिट्टी ऊपर से
नीचे की ओर हजारों सालों में नीचे की ओर खिसकती है धीरे धीरे से। यदि बिल्कुल तीव्र गति से खिसक जाए तो उसको कहेंगे अपन भूस्खलन। और बिल्कुल जब ये स्लो स्लो धीरे धीरे ये मिट्टी ऊपर से नीचे खिसकती है तो इसको अपन बोलते हैं मृदा प्रवाह। ये जैसे मिट्टी है ये बहुत स्लो स्लो तरीके से, बहुत धीरे धीरे तरीके से ये नीचे की ओर खिसक रही है। दूसरा है कीचड़ प्रवाह। कीचड़ को क्या बोला जाता है? कीचड़ को बोला जाता है मड फ्लो। बहुत अधिक मात्रा में अपक्षय होने से पदार्थ भारी वर्षा के कारण कीचड़ बन जाता है। जैसे कि यह कोई पहाड़ी है, पहाड़ी पर बहुत अधिक मात्रा में अवसाद इकट्ठे हुए हैं और बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो गई तो यह बारिश के पानी के साथ बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ रूपी के रूप में अवसाद नीचे आ जाते हैं, कीचड़ बन जाता है और तेजी से कीचड़ नदी के रूप में ढालों की घाटियों की ओर बहने लगता है। यह घटना बहुत ही विनाशकारी सिद्ध होती है। ये पहाड़ी ढाल से बहुत अधिक पानी की मात्रा के साथ कीचड़ आ गया, यह सब कीचड़ ही है। यह क्या है? यह अपक्षय है, पहाड़ी कचरा है, जैसे कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी। यहाँ पर पहाड़ी ढालों पर यह पूरा जमाव है ढालों पर। यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा हुई, वर्षा के पानी के कारण यह नीचे आ गया सब। जब यह नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर जो मानव बस्तियां पाई जाती हैं इनको बहुत अधिक नुकसान लगेगा या नुकसान पहुंचेगा। यह है ढाल, यह है ढाल, यह है पहाड़ी और यह है बादल, यह है जल, यह है अवसाद। इन सब प्रक्रियाओं के कारण यहाँ पर मानव बस्तियों में बहुत अधिक नुकसान लगता है। यह घटना बहुत ही विनाशकारी होती है, बहुत ही दर्दनाक घटना देखी जाती है सब। जैसे कि वर्तमान में जो घटना घटित हो रही है, वह घटना क्यों घटित हो रही है? वह घटना हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार ये घटनाएं घटित होती हैं। ये अब है मलबा अवधान। यह प्रक्रिया तीव्र ढालों पर होती है जिससे मलबा चट्टानों के टुकड़े कीचड़ प्रवाह से भी तेज गति से नीचे आते हैं। ये जैसे कि कोई बहुत बड़ा माउंटेन है, इसका ढाल बहुत तीव्र है तो यहां से जो बहुत बड़े बड़े पत्थर घाटी की ओर सरक जाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोला जाता है मलबा अवधान। यह प्रक्रिया तीव्र ढालों पर होती है। यह तीव्र ढाल है, यहाँ से जो बड़े बड़े चट्टानी पत्थर हैं, ये बड़े बड़े चट्टानी पत्थर नीचे की ओर सरक जाते हैं। अब ये नीचे की ओर क्यों सरक जाते हैं? यह सरक सकते हैं अधिक वर्षा के कारण, अधिक वर्षा हुई और इनमें फिसलन हो गई और ये वनस्पति विहीन है ये वाला क्षेत्र, इसलिए यह पूरा का पूरा नीचे खिस गया। इस वाले क्षेत्र में पूरा यह नीचे की ओर आ गया क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक वनों की कटाई हो गई जिससे कि मृदा की में जो जड़ों की पकड़ है वो कम हो गई। इस कारण से ऊपर का मलबा पूरा नीचे की ओर खिसक गया। यह प्रक्रिया तीव्र ढालों पर होती है जिससे मलबा चट्टानों के टुकड़े, यह चट्टानों के टुकड़े तीव्र गति से नीचे आ जाते हैं। अब अपन तीसरा कंपोनेंट पढ़ते हैं, निक्षेपण। पहला अपन ने पढ़ा अपक्षय, दूसरा अपन ने पढ़ा अपरदन और तीसरा अपन पढ़ेंगे निक्षेपण। निक्षेपण मतलब क्या होता? निक्षेपण मतलब होता है कि किसी भी मलबा को निक्षेप कर देना या किसी भी मलबा को जमा कर देना, उसे कहते हैं अपन निक्षेपण। जैसे कि यह एक गड्ढा है, इस गड्ढे में इस मलबा को भर जाना, इसको ही कहते हैं अपन निक्षेपण। अपरदन किसी भी स्थान पर चट्टानों का टूट जाना, अपरदन उन चट्टानों का टूटकर बहने लगना अपरदन, और निक्षेपण कहीं पर उस मलबा का जमा हो जाना, उसी को कहते हैं अपन निक्षेपण। निक्षेपण अपरदन का ही परिणाम होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अपरदन, जब ये मलबा पानी के प्रवाह या जल के प्रवाह से सरकने लगेगा तो अब ये मलबा कहीं तो जाकर जमा होगा, तो जब यह जमा होता है तो उसको अपन कहते हैं निक्षेपण। तो इसमें कहा गया कि निक्षेपण
अपर्दन का ही परिणाम होता है। तो सत्य बात है, अपर्दन का ही परिणाम होगा। यदि अपर्दन नहीं होगा तो निक्षेपण भी नहीं होगा। जब चट्टानें टूटेंगी नहीं तो जमाव भी नहीं होंगी। जब ढाल में कमी आ जाती है तो अपर्दित पदार्थ निक्षेपित अथवा जमाव शुरू हो जाते हैं। जैसे कि गंगा डेल्टा में नदी के बिल्कुल एंड वाले हिस्से पर, जहां नदी खत्म होती है, नदी के मुहाने, वहां पर बहुत अधिक गाद या बहुत अधिक अवसाद पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि नदी की कैपेसिटी कम हो गई, इसलिए अवसाद बहुत अधिक पाए जाते हैं। जब ढाल बिल्कुल मंद हो जाता है तो अवसाद एक प्लेन रूप में फैल जाते हैं। जैसे कि उत्तर भारत के मैदान की जो नदियां हैं वो बहुत अधिक मात्रा में अवसाद लाती हैं और बारिश के दिनों में चारों तरफ मिट्टी को फैला देती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ढाल प्रवणता, वहां का ढाल बहुत कम है, इसलिए वह चारों ओर अवसादों को फैला देती है। अब अपन देखते हैं मृदा। व्हाट इज द सॉइल? मृदा क्या है? तो बताओ बच्चों, क्या है मृदा? मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समूह है जिसमें जीव जंतुओं तथा पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। सबसे पहले यह देखा जाए कि मृदा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मृदा चट्टानों का चूर्ण है। जैसे कि चट्टान है, यदि मैंने ये बहुत सारी रॉक्स हैं, इनको मैंने मशीन में पीसा और ये यहाँ पर बिछा दी, मुरम बिछा दी, तो यह मृदा है? नहीं बच्चों, इसको अपन मृदा नहीं कह सकते। मृदा तो बेसिकली क्या है? मृदा वह है जब इन चट्टानों में जीव प्रक्रिया होगी, जब इन चट्टानों में सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया होगी, जब यह सूक्ष्म जीव इस पर आएंगे, इस पर आके इस पर रासायनिक क्रिया करेंगे, जब रासायनिक क्रिया से ही मृदा का निर्माण होगा। ऐसे अपन किसी भी चट्टानी चूर्ण को मृदा नहीं कह सकते जब तक कि उसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति ना हो। इसी प्रकार इसमें कहा गया है कि मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समूह है जिसमें जीव जंतु जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि ह्यूमस, जैसे कि खाद, इनकी जब तक उपस्थिति ना हो जब तक उसको अपन मृदा नहीं कह सकते। तथा पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। अब यहाँ पर यदि अपन ने पत्थर का चूर्ण बनाकर उसको बिछा दिया गया तो उसमें कहाँ के तत्व हैं, कहाँ के एलिमेंट्स? उसमें तत्व नहीं। जब तक कि उसमें जीव जंतु, जब तक कि उसमें सूक्ष्म जीव नहीं पनपेंगे, उसको रासायनिक क्रिया से मृदा में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको मृदा नहीं कहा जा सकता। अब मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, अब मृदा का निर्माण हो गया, अब उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये अपन देखते हैं। सबसे पहला कारक है जलवायु। जलवायु सबसे अधिक मृदा को प्रभावित करती है। जैसे कि वही के हमेशा जैसा चित्र है, जैसे कि यह है पृथ्वी पर यह अपना विषुवत रेखीय क्षेत्र। अब विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यहां पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? यहां पर टेम्परेचर भी अधिक है, प्लस ह्यूमिडिटी भी बहुत अधिक है, मॉइस्चर भी बहुत अधिक है, तो यहां पर लेटेराइट मृदा पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेटराइट मृदा किस मृदा को कहते हैं? जिस मृदा के तत्व जैसे मृदा है, जिस मृदा के तत्व महत्वपूर्णतः निच्छालित होकर जमीन के अंदर चले जाए, ऊपर बस अनुपजाऊ मृदा रहती है, उसको अपन कहते हैं लेटराइट मृदा। और इस यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई गई? ध्रुवीय क्षेत्र में पोडजोल मृदा पाई जाती है। पोडजोल मृदा है जहां पर जो अम्लीय मृदा होती है, जहां शीत ऋतु के कारण यहाँ पर ह्यूमस की कमी रहती है, इसलिए इसको अपन पोडजोल या अम्लीय मृदा कहते हैं। यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए, ये भारत महान है, तो यहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाएगी। इस एरिया में लाल मृदा पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यह एरिया सूखा एरिया है, जबकि यह लेटराइट मृदा यहाँ पर क्यों पाई जाएगी? क्योंकि यहाँ पर आर्द्र पश्चिमी घाट के कारण आर्द्र जलवायु
पाई जाती है। तो बच्चों अपन इस प्रकार देखते हैं कि जलवायु ही मृदा का निर्धारक कारक होती है। जहां पर अधिक पानी रहेगा तो वहां पर मृदा अलग प्रकार की होगी। इस प्रकार यहाँ पर राजस्थान वाले एरिया में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है। कैसी जलवायु? गर्म जलवायु, इसलिए यहाँ पर शुष्क या रेतीली मृदा पाई जाती है। अपन देखते हैं जलवायु मूल सेलों के अपक्षय को प्रभावित करती है। अधिक वर्षा, जैसे अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। जहां पर अधिक वर्षा होगी वहां पर जीव जंतु भी अधिक होंगे, वहां पर वनस्पति भी अधिक होगी, वहां पर सदाहर हरित वनस्पति होगी तो उनकी पत्तियां गिरेंगी तो बहुत अधिक ह्यूमस की मात्रा, वहां पर बहुत अधिक सड़न गलन रहेगी तो ह्यूमस की मात्रा अधिक रहेगी। और जहां पर वनस्पति नहीं रहेगी तो वहां पर ह्यूमस की मात्रा भी कम रहेगी। उस मिट्टी को अपन रेतीली मिट्टी कहेंगे। लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी के उपजाऊपन तत्वों को नुकसान पहुंचता है। जैसा कि मैंने बताया कि लीचिंग के कारण, लीचिंग के इसे बोलते हैं लीचिंग के कारण इसके महत्वपूर्ण तत्व नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर अनुपजाऊ मृदा रह जाती है। अब इसको अपन देखते हैं मूल पदार्थ। जिस प्रकार चट्टानों को अपक्षय होता जाता है, मिट्टी का प्रकार भी वैसा होता जाता है। जैसे उदाहरण दक्षिणी भारत की मिट्टी वहां के आधार सेलों के कारण काली है। जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि जहां पर जिस प्रकार की मिट्टी रहेगी उस प्रकार का वहां पर अपक्षय होगा। जैसे यहाँ पर अधिक वर्षा है इसलिए यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर लाल चट्टानी तत्व है, लाल चट्टानी पत्थर, इसलिए यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार यहाँ दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार पर बेसाल्टिक काली चट्टान है, इसलिए बेसाल्टिक काली चट्टानों के अपरदन के कारण यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। जैसे दक्कन के पठार, मालवा के पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर अवसादी लाल कलर की बलुआ चट्टान है, इसलिए वहां पर लाल कलर की मिट्टी पाई जाती है। तो किसी स्थान विशेष में चट्टानों के प्रकार ही मिट्टी को डिसाइड करते हैं कि वहां पर किस प्रकार की मृदा, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। अब उच्चावच, पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत पतली होती है जबकि मैदानी भागों में मिट्टी की परत मोटाई अधिक होती है। अब यह क्यों होती है? क्योंकि जैसे कि ये पर्वत है तो पर्वतीय ढालों से यहां से कोई नदी निकली, यहां से नदी प्रवाहित हुई। अब यह नदी पर्वतीय ढालों से जितने भी अवसादी या मैदानों में लाकर जमा करती है। यह जमा निक्षेपी क्या है? यह जमा निक्षेपी, इसकी मोटाई अधिक रहती है जबकि यहाँ पर इसकी मोटाई कम रहती है। क्योंकि यहाँ पर अवसाद मोटे मोटे रहते हैं। और ये भी देखा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी रहती है वो अनुपजाऊ रहती है। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मोटे चट्टानें पाई जाती हैं, मोटे मोटे कंकड़ पाए जाते हैं, जबकि नदी में चलते चलते कंकड़ घिसकर छोटे बिल्कुल पतले पतले कणों में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से मैदानी इलाकों में मिट्टी अच्छी पाई जाती है और मिट्टी की परत मोटी पाई जाती है। अब देखें जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं भी मृदा को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। जैसे वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को ही अधिक उपजाऊ बनाती है। जैसा कि मैंने बताया कि मृदा किसको कहेंगे? जहां पर वनस्पति और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति रहेगी उसी प्रकार की मिट्टी को मृदा कहा जाएगा, वरना पाए तो पत्थर का चूर्ण उसे मृदा नहीं कहा जाएगा। समय सबसे महत्वपूर्ण है। समय, जितना अधिक समय लगेगा उतनी अधिक परिपक्व मिट्टी होगी। जैसे कि पर्वतीय ढालों पर मिट्टी बहुत ही अनुपजाऊ होती है क्योंकि वहां पर बिल्कुल कम समय की मिट्टी है। मैदानी भागों में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। क्योंकि हजारों लाखों सालों से नदियों द्वारा निक्षेपित किया जा रहा है, इसलिए अधिक वहां पर मोटाई पाई जाती है और अधिक उपजाऊ मिट्टी रहती। लंबी अवधि से बनी मिट्टी अधिक समृद्ध और उपजाऊ होती है। अब अपन देखेंगे अपक्षय मृदा निर्माण को किस तरह प्रभावित करता है, कि अपक्षय से कैसे मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ मृदा निर्माण के लिए आधार का कार्य करता है। इसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के सड़े अंश होते हैं जिन्हें ह्यूमस कहा जाता है। अब अपन ये देखते हैं, जैसे कि यह कोई चट्टान है।
अब चट्टान पे लगातार इस पे अपक्षय की क्रिया हो रही, तो अपक्षय की क्रिया से यह चट्टान टूट जाएगी और यह छोटे छोटे कणों में बदल जाएगी। अब इस कणों में धीरे धीरे सूक्ष्म ये क्रिया होगी और इस पर धीरे धीरे वनस्पति आवरण होगा। अब धीरे धीरे वनस्पति आवरण होगा तो धीरे धीरे यहाँ पर चरम क्लाइमेक्स बड़े बड़े वनस्पति आ जाएंगी। जब ये बड़ी बड़ी वनस्पति हो जाएंगी, इनकी पत्तियां नीचे गिरेंगी, इन पर विभिन्न प्रकार के जंतु निवास करेंगे, तो यहाँ पर ह्यूमस की एक मोटी परत आ जाएगी। इससे धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होगा। अब अपक्षय कैसे प्रभावित करता है? एक चट्टान टूटी, जब चट्टान टूटी तभी तो यह चूर्ण का निर्माण हुआ, जब चूर्ण का निर्माण होगा तो वनस्पति का निर्माण होगा। इस तरह अपक्षय वनस्पति के निर्माण के लिए भी बहुत आवश्यक है। चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ मृदा निर्माण के लिए आधार का कार्य करते हैं। यह है चट्टान से जो अवसाद प्राप्त है, यह वनस्पति या मृदा निर्माण के लिए यह आधार प्रदान करते हैं। इसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के सड़ने गलने के अंश होते हैं। अब यहाँ पर जो पत्तियां गिरी हैं, यहाँ पर जो जीव जंतु मिल गए, जो मर गए, वो यहीं पर मिट्टी में मिल जाते हैं और उसके सड़ने गलने से ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस का निर्माण होता है। इस मिश्रण में रंध्रों में जीवन के लिए आवश्यक गैसों तथा जल में घुले पोषक खनिज भी मिल जाते हैं। इस तरह लंबी अवधि में मृदा का अच्छा मिश्रण तैयार हो जाता है। लगातार समय के साथ लाखों वर्षों तक यह मिट्टी में बहुत अच्छा उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। लाखों वर्षों तक जीव जंतु मरते रहेंगे, उसी मिट्टी में मिलते रहेंगे, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा, पोटास की मात्रा, एल्यूमिनियम की मात्रा, कोबाल्ट की मात्रा, लोहे की मात्रा मिट्टी में मिलती जाएगी और मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता जाएगा। इस प्रकार अपन देखते हैं कि जितनी लंबे समय की मिट्टी होगी उतनी अधिक उपजाऊ, क्योंकि मिट्टी में ह्यूमस, जीव जंतु सड़े गले उसमें ही मरते जा रहे, मिलते जा रहे, मरते जा रहे, मिलते जा रहे। यह प्रक्रिया लगातार कई वर्षों तक चलती रहती है। अब देखते हैं अपन मिट्टी के निर्माणकारी सक्रिय व निष्क्रिय कारक। अब मृदा निर्माण के दो कारक पाए जाते हैं, एक है सक्रिय कारक और एक है निष्क्रिय कारक। अब अपन सक्रिय कारक में देखते हैं जलवायु तथा जैविक क्रिया सक्रिय कारक है। जैसा कि देखा कि जहां की जलवायु उष्ण होगी या जहां की आर्द्र जलवायु होगी तो वहां पर उस प्रकार की लेटराइट मिट्टी पाएगी, जहां की जलवायु शुष्क होगी तो वहां पर रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। इसी प्रकार इन घटकों को द्वारा मिट्टी में परिवर्तन क्रिया होती रहती है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि जहां पर अधिक जैव विविधता है, जहां पर अधिक वर्षा है, जहां पर अधिक जीव जंतु है, वहां पर जीव जंतु भी अधिक मरेंगे, पौधों की प्रजातियां भी अधिक होंगी, वहां पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। इसी प्रकार अपन राजस्थान एवं शुष्क मिट्टी में देखेंगे तो वहां पर जैव विविधता भी कम, इसलिए वहां पर ह्यूमस की मात्रा भी कम होगी। इन घटकों तथा अपघटन विघटन होता रहता है। जैसा कि मैंने बताया, इन लाइनों में वही कहा गया है जो मैंने कहा है कि जैसे कि जीव जंतु का जन्म हुआ और उसी मिट्टी मर गए, फिर जन्म हुआ फिर उसी मिट्टी मर गए, इस प्रकार लगातार समय के साथ जीवित रहने, मरने रहने से मिट्टी की अच्छी प्रोफाइल विकसित हो जाती है। इसी लाइन में यह कहा गया है। अब निष्क्रिय कौन कौन से कारक हैं? मूल पदार्थ, धरातल तथा समय निष्क्रिय कारक है। अब समय एक निष्क्रिय कारक है, मतलब समय कोई अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहा है। इसी प्रकार से धरातल भी इनडायरेक्ट रोल से प्ले कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट रोल में कौन है? डायरेक्ट रोल में जीव जंतु, डायरेक्ट रोल में है वनस्पति, डायरेक्ट रोल में है पेड़ पौधे, डायरेक्ट रोल में है अपक्षय। यहाँ पर मूल पदार्थ चट्टान भी है, चट्टान भी लाखों करोड़ों वर्षों में अपघटित हुई, ये भी एक निष्क्रिय कारक है। और अपन देखें ये घटक अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लाते। जैसे कि मैंने बताया कि एक है चट्टान, चट्टान का यहाँ पर चूर्ण बना दिया जाए, जब तक कि इसमें जीव जंतु की या जब तक इसमें सूक्ष्म जीवों की क्रिया नहीं होगी, इसको मिट्टी नहीं कहा जा सकता। इसी में यह कहा गया ये घटक अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लाते, ये मिट्टी पड़ी रहेगी जब तक कि इसमें सूक्ष्म जीव क्रिया करके इसको मृदा ना बना दे। ये घटक कोई क्रिया नहीं करते, बिल्कुल ये शांत रहते, कोई क्रिया नहीं करेंगे जब तक इसमें जीव जंतु नहीं आएंगे, जब तक इसमें वनस्पति नहीं उगेगी, जब तक। इन घटकों द्वारा मिट्टी निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि मृदा निर्माण एक कम समय की प्रक्रिया नहीं, बहुत अधिक समय की प्रक्रिया है।
तो इस समय जितना अधिक समय में मिट्टी पनपेगी उतनी अधिक विकसित होगी मिट्टी। अब देखते हैं अपन अपर्दन। अपन ने देखा अपर्दन क्या होता है। अपर्दन मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल द्वारा, वायु द्वारा, हिमानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चट्टानों को ले जाने क्या है, अपर्दन है। जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं, सैलों को काटना, खरचना और उससे प्राप्त मलबे को एक स्थान से दूसरे जगह ले जाने क्या है, अपर्दन, जिसको अपन ने आगे की स्लाइड में कंप्लीट कर चुके हैं। अब तल संतुलन क्या होता है। तल संतुलन मतलब होता है कि अंतर्जात बल और बाह्यजात बल द्वारा जो संतुलन होता है उसी को कहते हैं तल संतुलन। यदि अंतर्जात शक्तियां अधिक शक्तिशाली होंगी तो पृथ्वी पर अधिक विषमताएं उत्पन्न हो जाए, हर जगह पर्वत, हर जगह पठार, हर जगह मैदान का निर्माण हो जाएगा। यदि बाह्यजात शक्तियां अधिक शक्तिशाली होंगी तो पूरे पर्वत कट जाएंगे, पूरे पर्वत कट जाएंगे, पूरे पठार कट जाएंगे, पूरे मैदान कट जाएंगे, मतलब पूरी जगह समतल हो जाएगी। तो यह संभव ही नहीं है। इसी को अपन कहते हैं तल संतुलन। प्रकृति ने धरातल पर कहीं ऊंच पहाड़ी और कहीं गहरी घाटियां बनाई है। अपर्दन के विभिन्न कारकों के माध्यम से उच्चावच के इस अंतर को कम करना ही तल संतुलन है। कहीं पर अधिक ऊंची पहाड़ी है तो उसको काट कर कहीं गड्ढे में भर देना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं तल संतुलन। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने देखा कि वृहद संचरण क्या होता है, तल संतुलन क्या था, अपक्षा क्या होता है। अपक्षा एक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि एक परिणाम भी है। इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर किस प्रकार की शक्तियां, कैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, कैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, कैसे नदी का प्रवाह हुआ, किस प्रकार से अपक्षय प्रक्रिया, मरुस्थलों का निर्माण कैसे हुआ, मरुस्थलों में किस प्रकार की चट्टानें। इस ज्योग्राफी के माध्यम से अपन समस्त धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे फ्यूपी एजुकेशन के ऐप को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए हम आपके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। और अभी अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए फ्यूपी एजुकेशन के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूपी एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।